गांव सो रहा था। अंधेरा गलियों को निगल गया था। बारिश बेरहमी से कच्ची छतों पर ढोल बजा रही थी। पेड़ों के बीच हवा गरज रही थी, एक उदास और अकेली आवाज। बिजली आसमान को चीरती हुई पल भर के लिए मलिनी की झोपड़ी तक जाने वाले कीचड़ भरे रास्ते को रोशन कर रही थी। फिर अंधेरा छा गया, और गहरा और गहरा। रात में अचानक एक दस्तक गूंजी, तेज, लगातार। ये फिर से आई, इस बार और जोर से, सीधे मलिनी के दरवाजे पर पड़ रही थी। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आज रात अकेली थी। उसका पति शहर में काम से बाहर गया था। डर, ठंड और बेचैनी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मलिनी ने पतले कंबल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। मिट्टी और फूस से बनी छोटी सी झोपड़ी बहुत कम आराम दे रही थी। तूफान उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा के हर झोंके के साथ उसे फाड़ देने की धमकी दे रहा था। उसने अपनी कल्पना को बेकाबू होने के लिए खुद को डांटा। यह सिर्फ तूफान था। उसने खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए सोचा, लेकिन दस्तक जारी रही। वे अब 3-3 बार आ रही थीं, समान दूरी पर, जानबूझकर। हर दस्तक उसके अंदर डर की एक नई लहर दौड़ा देती थी। ऐसी रात में कौन होगा? तूफान के कहर का सामना करने की हिम्मत कौन करेगा? मलिनी अपने बिस्तर से उठी। उसके नंगे पैर ठंडी, नम मिट्टी के फर्श में धंस गए। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, हर कदम हिचकिचाते हुए, भय से भरा हुआ। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंची, दस्तक बंद हो गई। झोपड़ी पर एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो केवल बारिश की जोरदार आवाज से ही टूट रहा था। उसने अपना कान खुरदुरी लकड़ी पर लगाया। सन्नाटा, हवा और बारिश के सिवा कुछ नहीं। क्या उसने इसकी कल्पना की थी? क्या एकांत उसके दिमाग से खेल रहा था? जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, उसने उसे सुना। एक धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली फुसफुसाहट उसके दरवाजे के ठीक बाहर। फुसफुसाहट ने मलिनी की रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी इंद्रियों के किनारों पर फिसल रहा हो, समझ से परे। उसने सांस रोककर सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज चली गई थी। अब केवल दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की लगातार टिक टिक की आवाज आ रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक। हर टिक उसके डर के खिलाफ हथौड़े की चोट की तरह थी। हर टॉक बीतते समय की याद दिलाती थी। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे कोई देख रहा है, किसी अनदेखी चीज द्वारा देखा जा रहा है। लैंप की रोशनी की पहुंच से बस परे कुछ छिपा हुआ है। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया है। भाग 5। परछाइयों से फुसफुसाहट। अचानक दस्तक फिर से शुरू हो गई, अब और तेज और जोरदार, और इसके साथ ही फुसफुसाहट वापस आ गई। इस बार मलिनी लगभग शब्दों को समझ सकती थी। वे उसकी चेतना के किनारों पर पंजे मारते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनका अर्थ बस उसकी समझ से परे था। डर, कच्चा और आदिम, उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। कमरे में परछाइयां गहरी होती हुई जीवित चीजों की तरह मुड़ती और कुंडलित होती हुई प्रतीत हो रही थी। वे टिमटिमाती हुई लैंप की रोशनी में नाच रहे थे, राक्षसी विकृत आकार ले रहे थे। मलिनी की सांस उसकी गले में आ गई। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह दरवाजे पर लगे की ओर पहुंची थी। भाग 6। खिड़की पर एक चेहरा। जैसे ही उसका हाथ को छूने वाला था, बिजली की एक चमक ने दरवाजे के बगल में लगी छोटी, गंदी खिड़की को रोशन कर दिया। एक क्षण के लिए मलिनी ने उसे देखा। एक चेहरा, शीशे से चिपका हुआ। उसकी आंखें चौड़ी और चमकदार, उसकी आत्मा में छेद करती हुई प्रतीत हो रही थीं। मलिनी के होठों से एक चीख निकल गई। वह दरवाजे से पीछे हट गई। उसका हाथ आवाज को दबाने के लिए उसके मुंह पर चला गया। खिड़की पर लगा चेहरा उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था। अंधेरा लौट आया, भारी और घुटन भरा। भाग 7। खुला दरवाजा। दस्तक बंद हो गई, फुसफुसाहट बंद हो गई। छोटी सी झोपड़ी में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब यह एक अलग तरह का सन्नाटा था। प्रत्याशा से भरा सन्नाटा, एक सन्नाटा जो किसी भी गर्जन से ज्यादा तेज चिल्लाता था। मलिनी की नजरें उस खौफ के स्रोत की तलाश में कमरे में इधर उधर भागी, जिसने उसके दिल को जकड़ लिया था।
उसने कुछ नहीं देखा और फिर भी भय की भावना तेज हो गई, मानो झोपड़ी में कुछ प्रवेश कर गया हो, कुछ बुरा। भाग 8 गायब। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी ने आधी रात का समय बताया। 12 गुंजयमान घंटियां जो मलिनी के डर को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही आखिरी झंकार फीकी पड़ गई, उसने कुछ अजीब देखा। उसकी झोपड़ी का दरवाजा, जिसे उसने से बंद किया था, आधा खुला हुआ था। खुला, आमंत्रित करता हुआ मलिनी का खून ठंडा हो गया। उसने अपने पति को आवाज दी। उसकी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट थी जिसे तूफान ने निगल लिया था। कोई जवाब नहीं था, केवल बारिश की बेरहम और हवा का उदास था। भाग 9 सन्नाटे की वापसी। तूफान कम होने लगा। बारिश कम होकर बूंदाबांदी में बदल गई। हवा मानो अपने कहर से थक गई हो, शांत होकर एक कोमल हवा में बदल गई। अब केवल फूस की छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप टप। हर बूंद सन्नाटे के खिलाफ हथौड़े की चोट की तरह थी। भोर हुई, पूर्वी आकाश को गुलाबी और नारंगी रंग में रंग दिया। तूफान थम गया था, लेकिन मलिनी की झोपड़ी में सन्नाटा छाया रहा। एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता था, एक सन्नाटा जो समझ से परे एक आतंक की ओर इशारा करता था। भाग 10 तलाशी दल। ग्रामीणों ने झोपड़ी को खाली पाया। दरवाजा खुला हुआ था, जो सुबह की हवा में कराह रहा था। मलिनी चली गई थी, गायब, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। उन्होंने उसकी तलाश की, आसपास के जंगलों में तलाशी ली, उसका नाम पुकारा, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह कहां गई होगी। एकमात्र सुराग, अगर इसे कहा जा सकता है, तो दरवाजे के पास उल्टा पड़ा स्टूल था। रात के दौरान झोपड़ी में आए आतंक का एक मूक प्रमाण। भाग 11 एक अनसुलझा रहस्य। मलिनी के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा। कुछ ने बुरी आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, तामसिक भूत जो रात में घूमते हैं, जीवित लोगों को अपना शिकार बनाने की तलाश में। दूसरों ने जंगली जानवरों की बात कही जो तूफान से पागल हो गए थे, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था, और इसलिए उस रात गांव बेचैनी से सोया। तूफान की याद, भयानक दस्तक और उसके बाद आई सिहरन पैदा करने वाली खामोशी का शिकार। वह खामोशी जो एक ऐसे आतंक की बात करती थी जो तूफान के गुजर जाने के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। एक ऐसा आतंक जिसने हवा में मलिनी के नाम की फुसफुसाहट की,